हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी में हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का टॉपिक चल रहा है। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या शैक्षिक महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। चलिए देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है वर्गीकरण या समूहीकरण, ग्रुपिंग कहिए या क्लासिफिकेशन कहिए। देखिए, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनकी आयु में अंतर होता है और आयु के साथ साथ उनके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में भी अंतर होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि हमें क्लास में क्या करना चाहिए, होमोजीनियस ग्रुप बनाने चाहिए, मतलब समरूप समूह बनाने चाहिए। जैसे कि हमने एक ग्रुप बना दिया श्रेष्ठ मानसिक योग्यता वाले बच्चों का, एक बना दिया सामान्य मानसिक योग्यता वाले बच्चों का और एक ग्रुप बना लिया निम्न मानसिक योग्यता वाले बच्चों का। तो हमें इस तरह से ग्रुप बनाने चाहिए और उनकी इंटरेस्ट का यानी अभिरुचि का और उनकी एप्टीट्यूड यानी अभिवृत्ति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात क्या कहते हैं, शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान। यानी यदि बच्चे में शारीरिक दोष है, आधुनिक शिक्षा इस बात पे बहुत जोर देती है कि जो बालक के शारीरिक दोष हैं और असमर्थताएं हैं उनका पूर्ण ध्यान रखा जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिससे कि वे अपनी जरूरत के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें, उससे वंचित ना रह जाएं। देखिए, इसमें स्किनर महोदय जैसे कहते हैं, मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कम सुनाई देता है या कम दिखाई देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको सबसे आगे क्लास में बैठाना चाहिए। दूसरी बात, निर्बल और कुपोषित जो बालक होते हैं उनके लिए विश्राम के घंटे निश्चित किए जाने चाहिए, रेस्ट। तीसरी बात वो कहते हैं कि प्रत्येक बालक की जो है डॉक्टरी जांच होनी चाहिए समय समय पर। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम, करिकुलम। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, मतलब उनका कहना यह है कि पाठ्यक्रम में इतने विषय हों कि जो है, जैसे हमने बताया था ना पहले पॉइंट में, ग्रुप बनाए जाएं कि ग्रुप की बुद्धि, रुचि और एप्टीट्यूड के हिसाब से क्या किया जाए, विषयों का चयन कर लिया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स को जो है अधिक से अधिक लाभ हो। जैसा आपने अभी देखा भी होगा, सीबीएसई ने क्लास 10th में मैथ को बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में डिवाइड कर दिया है। सिलेबस वही है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बेसिक में इजी है और जो स्टैंडर्ड में है उनमें थोड़ा हाई है। सिलेबस एक सा सही है। तो इस तरह से ग्रुप के हिसाब से उन्होंने बांट दिया। एक जो बच्चे चाहे वो बेसिक पढ़ सकते हैं, जो चाहे वो स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है गृह कार्य, होमवर्क। क्या होता है, जनरली हम सबको एक सा होमवर्क दे देते हैं, पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक सा होमवर्क ना दे करके छात्रों की बुद्धि, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड, उनकी रुचि और खास बात उनकी घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही गृह कार्य देना चाहिए। जैसे मान लिया तेज बुद्धि के बालक हैं तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा काम देना चाहिए और कठिन वाला काम देना चाहिए। जबकि जो सामान्य बालक हैं उन्हें काम थोड़ा कम देना चाहिए और उसका कठिनता का स्तर भी थोड़ा कम होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां या अध्यापन की विधियां, मतलब सभी बालकों को एक ही विधि से नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, एक सी विधि से सभी बालक पढ़ नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए, हमने समूह बनाए थे, तो समूह के आधार पर जो भी उपयुक्त विधि हो उसका चयन किया जाना चाहिए पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, यानी व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, पर्सनल। इसके बारे में कौन कौन सी विधियां हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है व्यवसाय संबंधी शिक्षा, वोकेशनल गाइडेंस। मतलब देखिए, हर बच्चे की रुचि अलग अलग क्षेत्र में होती है, अलग अलग फील्ड में होती है। किसी को कोई व्यवसाय पसंद है, किसी को कोई व्यवसाय पसंद है। जैसे बड़े बच्चों की बात करें तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। ऐसे ही तो इस तरह से अलग अलग बच्चों की रुचि अलग अलग व्यवसाय में होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भी
शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक व सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा। जो स्कूलों में बच्चे पहुंचते हैं उनकी जो परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति है सभी की एक सी तो हो नहीं सकती, वो भी अलग अलग होती है। तो जब उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है तो बच्चों के विचारों में और दृष्टिकोण में भी अंतर होता है। यानी ये दोनों स्थितियां जो हैं उनके विचारों और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। इसलिए इस भेद को भी ध्यान में रखकर उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करी जानी चाहिए। चलिए अब देखते हैं व्यक्तिगत शिक्षण विधियों में कौन कौन सी विधियां आती हैं। देखिए इसमें आती है व्यक्तिगत शिक्षण की योजनाएं या विधियां जो हैं। सबसे पहले इसमें है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि का प्रतिपादन प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किलपैट्रिक महोदय ने किया था। इसके जन्मदाता जो है वो किलपैट्रिक महोदय हैं। ये क्या कहते हैं, इस विधि के अनुसार क्या है कि छात्र अपनी रुचि से योजना का चयन करेगा। जैसे मान लिया उसे रुचि है मिट्टी के बर्तन बनाने में, तो वो अपने हिसाब से चयन करेगा। मिट्टी के बर्तन बनाने में रुचि है तो हम उसे उसी डायरेक्शन की शिक्षा देंगे। किसी को बागवानी करने में रुचि है तो वो उसी का चयन करेगा। इस तरह से वो अपनी रुचि से अपनी योजना का चयन करेगा। और यह विधि जो है करके सीखने के सिद्धांत पर विशेष बल देती है। नेक्स्ट है डाल्टन विधि। यह विधि बताई थी हेलेन पार्क हर्स्ट ने। इस विधि में सबसे पहली खास बात टाइम टेबल का कोई बंधन नहीं होता। दूसरी खास बात इसमें परीक्षाओं का भी कोई बंधन नहीं है। हाफ ईयरली, एनुअल, सत्र परीक्षा, ये इनका कोई बंधन इसमें नहीं है। ये विधि कहती है कि छात्र की योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार जो है उसे कार्य करने की स्वतंत्रता है। चाहे वो एक ही विषय पूरे दिन पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, वैसे तो सभी के नाम सुने होंगे। ये विधि हमें बताई थी फ्रोबेल महोदय ने। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षक एक माली की तरह है और बच्चा एक पौधे की तरह है। जैसे माली पौधे की देखभाल करता है, ऐसे ही शिक्षक जो है बच्चों की देखभाल करता है। तो उनका कहना ये है कि खेल खेल में सीखना चाहिए। शिक्षा जो है वो खेल खेल में होनी चाहिए। मतलब क्या है कि हमें उन पे पुस्तकों का बोझ नहीं लादना, बुक्स का वेट नहीं डालना उनके ऊपर, बल्कि स्वतंत्र रूप से क्या करना है, हंसना, खेलना, घूमना, बोलना, ये जो है उसे दिया जाए जिससे कि वो खेल खेल में शिक्षा पा सके, खेल खेल में सीख सके। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि। ये बताई थी मारिया मॉन्टेसरी ने। मारिया ये विधि जो है मुख्य रूप से मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। इस विधि का जो मुख्य आधार है, यानी इस प्रणाली का जो मुख्य आधार है वह है खेल, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि के जन्मदाता कहिए आर्मस्ट्रॉन्ग है और इसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया। यह विधि जाहिर सी बात है खोजने के ऊपर निर्भर है, तो सबसे ज्यादा उपयोगी है विज्ञान सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए। और इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि जिज्ञासा प्रवृत्ति को तीव्र करती है। यानी बच्चे में जिज्ञासा होती है कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। और तीसरी बात, बच्चे इसमें सक्रिय बहुत रहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि में। तो ये है व्यक्तिगत शिक्षण की कुछ विधियां। आगे हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में 1 बाय 1 जानेंगे।